बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल का सेशन किसी ने देखा नहीं होगा, तो वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करके रखा है। लगभग 1 घंटे का सेशन है। और हमारा स्टॉक मार्केट का जो पूरा कोर्स रहेगा, वो 30 दिन में या फिर 1 महीने भर में ख़त्म हो जाएगा। राइट। उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट समझ में आएगा और कैसे आपको मार्केट में काम करना है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर लॉस बुक करना है, लॉस क्यों बुक करना है, वो सारे रीजंस पता चल जाएंगे। तो आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी फॉलो करना है। देखिए, कोई भी चीज़ में अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, बेटर रिजल्ट चाहिए, आपको वहाँ पर हर दिन हर बार काम करना। ऐसा नहीं कि 10-15 दिन काम किया के बाद आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएंगे हर एक फील्ड में। जैसे कि किसी को जॉब करना है, तो वो 10-15 साल सिर्फ एजुकेशन में लगा देता है। राइट। फिर उसके बाद उसे कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है स्किल सीखने के बाद। तो स्टॉक मार्केट, लोगों की क्या गलती होती है कि लोगों को स्टार्टिंग में ही पैसा चाहिए कि आज ही मैंने ट्रेड किया तो आज ही मैं 10,000, 50,000, 40,000 कमा लूँगा। तो ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी जो भी अपनी ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है। राइट। तो लोगों ने अगर एक जॉब के लिए 15 साल दिए या फिर 16 साल दिए, स्टॉक मार्केट के लिए मिनिमम 1 साल तो देना चाहिए। राइट। और जनरली लेडीज जो होती है, वुमेंस जो होती है, उनको सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। क्यों? क्योंकि उनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता। टेक्निकल मतलब जैसे कि लैपटॉप कैसे हैंडल करना है, कैसे ओपन करना है। तो वहाँ पर अगर आपको कोई इशू आते हैं तो आप मुझे कॉल करके या फिर मैसेज पूछ सकते हो, यहाँ पर मुझे क्या करना है, ताकि मैं आपको डीप में बता सकूँ। ठीक है। तो जितने भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपको मुझे हर बार पूछना है। कोई हर कोई नहीं बताएगा। अगर आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते तो आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है। अगर आपके पास नोटबुक है, तो नोटबुक में आप ये पॉइंट नोट कर सकते हो। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको समझ में आए लैंग्वेज में लिखो, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। दैट्स लायबिलिटी। कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ होगा तो भी डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है? आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। तो एक डे 1 का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। अब बाकी है वो देख सकते हैं। आज लेक्चर खत्म होने के कल दिन भर में आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए, एसेट सीखते हैं सबसे पहले। एसेट्स क्या होता है। एसेट्स, ठीक है, क्या होता है। क्वेश्चन मार्क। देखिए, जो खुद की चीज़ होती है, जो आप खुद ओन करते हो, जिसके आप मालिक हो, वो आपका एसेट्स हुआ। जैसे कि अगर किसी का शॉप है, दुकान है खुद की, तो वो खुद का उनका एसेट हुआ। क्योंकि खुद की गाड़ी है, वो ओन करते हैं, तो उनका उनका वो एसेट हुआ। अगर किसी का लैपटॉप है, कुछ भी हो जो खुद का है, कुछ भी हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, माउस हो सकता है, कुछ भी, कोई भी सामान जो आपके पास है और आपका ही रहेगा, उससे एसेट्स कहते हैं। ठीक है। और जहाँ से पैसे आते हैं, वो भी एसेट है। शॉप से पैसे आते हैं, कोई भी शॉप हो सकता है। जैसे कि कौन सा, कपड़े का शॉप, या फिर मोबाइल का शॉप, या फिर वॉच का शॉप। राइट। ऐसे बहुत सारे जो शॉप होते हैं,
वहाँ से अगर आपको इनकम आ रही है तो वो भी एसेट्स है, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है। सिंपल। दूसरी चीज़ है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? देखिए, जहाँ पर आपकी जेब से पैसे कट हो रहे हैं, जा रहे हैं, उसे लायबिलिटीज कहते हैं। जहाँ से आपके पैसे जेब से जा रहे हैं उसे लायबिलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईएमआई, आपको हर महीना ईएमआई देना है, तो ये आपकी लायबिलिटीज बन गई। आपका घर का रेंट है, अगर आप रेंट पर रहते हो तो वो आपकी लायबिलिटीज बन गई। घर का रेंट, आपका जो घर का रेंट रहेगा वो आपकी लायबिलिटीज रहेगी। और अगर आपका मोबाइल का रिचार्ज है, वो भी लायबिलिटीज है। राइट। तो देखो, अमीर लोग क्यों अमीर होते हैं? क्योंकि उनकी लायबिलिटीज कम होती है और एसेट ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए टाटा की कंपनी, जस्ट मैंने आपको कल शॉर्ट में बताया था। राइट। तो उनकी एक कंपनी, तो एक कंपनी में उनका गुजारा हो रहा है, लेकिन वो क्यों दूसरी, तीसरी, चौथी कंपनी ओपन कर रहे? क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे चाहिए, मल्टीपल सोर्स चाहिए, इसीलिए। तो इसीलिए रतन टाटा, जो भी टाटा कंपनी है, वो ज़्यादा, उनके मालिक है वो ज़्यादा अमीर है इंडिया में। अडानी, अडानी का एक ही स्टॉक थोड़ी है, एक ही शेयर थोड़ी है। अडानी पावर है, अडानी विलमार है, राइट, अडानी ग्रीन है। तो ये बहुत सारे एसेट्स है, इसलिए वो अमीर है। हम क्यों गरीब है? क्योंकि हमारे पास ना ही कोई इनकम सोर्स है, और हुआ भी तो हम एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि जॉब, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं जॉब पे सेटिस्फाई हूँ और उसके आगे मैं कुछ सोच नहीं रहा, तो इससे क्या कहेंगे आप? एक कंफर्ट जोन। राइट। इसलिए हमारी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि हम एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड रहते हैं। अगर किसी को जॉब मिल गई तो उसको लगता है कि उसकी लाइफ सेट होगी, तो वो लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता। राइट। और बिजनेस में भी ऐसा है। बहुत से लोग होते हैं, अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक ही बिजनेस अगर उसने डाल दिया, कुछ भी हो सकता है, जूते का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, अगर उनका शॉप आ गया, अगर उनका शॉप आ गया और एक ही शॉप शॉप पे उनका गुजारा हो रहा है, तो वो ना, वो अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं करेंगे। उनको लगता है कि एक बिजनेस हमारा सेट है ना, तो इसमें हमारी लाइफ, पूरी लाइफ चल जाएगी, तो इसलिए वो अमीर नहीं बनते। ठीक है। और अमीर लोग कैसे बनते हैं वो आपको अभी पता चल गया। तो आपको क्या करना है? खुद के एसेट्स बढ़ाने। अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा हूँ, तो स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा इनकम सोर्स नहीं है जहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे। आप स्टॉक मार्केट कर सकते हो, और दूसरा सोर्स होता है यूट्यूब कर सकते हो, आप सेलिंग कर सकते हो कुछ भी, आप और बहुत सारे इनकम सोर्स है, कटलरी का सामान कुछ भी हो सकता है, दूध का बिजनेस कुछ भी हो सकता है। सिर्फ जितना सोर्स आप अपना बढ़ाओगे, उतना आपका इनकम में ग्रोथ होगी, उतना आपके घर में पैसा आएगा। कहने का मतलब क्या है? कि आपको एक ही सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है। इनकम सोर्स जो रहेगा वो आपको मल्टीपल बढ़ाने हैं। लेकिन कैसे? ये भी कुछ स्टेप्स है। ऑटोमेशन की एक कंसेप्ट होती है। ऑटोमेशन की कंसेप्ट होती है। देखो, जनरली जो बिजनेस करते हैं ना, जो लोग, उन्होंने हमें क्या बताया है कि आप बिजनेस करो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आप बिजनेस करते हो तो आपके हाथ के नीचे लोगों को काम पे लगाओ। तो जो बड़े बड़े मालिक होते हैं कंपनी के, वो क्या करते हैं कि उनके हाथ के नीचे बड़े बड़े एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड पर्सन हाथ के नीचे काम पे रखते हैं। कोई कंपनी है, टाटा की कंपनी पकड़ सकते हैं, तो टाटा खुद काम नहीं करते, कि हाथ के नीचे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो काम करते हैं, और उनसे जो काम करके पैसा आता है उनको सैलरी मिलती है, और वो उनमें से बाकी फंड रतन टाटा जी को मिलता है। तो इसे ऑटोमेशन कहते हैं। लोगों को काम पे लगाओ, खुद मत काम करो। राइट। एक लेडीज है, का नाम मुझे याद नहीं रहता हर बार। एक हैरी पॉटर की स्टोरी थी, उन्होंने एक किताब लिखी,
किताब लिखी और वो किताब वर्ल्ड में बहुत फेमस हो चुकी। का नाम मैं दिखाता हूँ और उनकी फोटो भी दिखाता हूँ। टाइटल देखना राइट। J.K. रॉलिन, इन्होंने एक ही किताब लिखी हैरी पॉटर, के बाद उन्होंने कभी काम नहीं किया लाइफ में। अब वो आप सोचोगे पैसे कैसे कमा रहे होगी। हैरी पॉटर की मूवी अगर आप करोगे तो हैरी पॉटर एक हॉरर स्टोरी है भूतों के तो मैं एक बार दिखा, शायद आपने नाम सुना भी होगा। पोस्टर दिखा देता हूँ मैं आपको। एक इंग्लिश वेब सीरीज है, कोई भी बोल सकते हो आप इसे। तो हैरी पॉटर जो स्टोरी लिखी इन्होंने, ये राइटर थी, इन्होंने एक किताब लिखी और ये किताब आप प्रोडक्शन उन्होंने कंपनी को तरफ दे दिया। फिर वहाँ पर मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में इनकी किताब 10,000 बेची जा रही होगी। 10,000 एक किताब के पीछे इनको 10% अमाउंट मिल रही है। तो उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। 10% मतलब मान लीजिए अगर 200 की किताब होगी तो शायद उसमें से 10% उनको मिल रहा होगा। राइट। 200 का 10% कितना हुआ? 20 रुपया ना। अगर आपने 200 का 10% किया तो 20 रुपया मिलेगा। तो अगर वो एक किताब के पीछे 10 रुपया प्रॉफिट निकाल रही है बिना काम किए प्रोडक्शन के पीछे, जितनी भी किताबें बेची जाएगी उसमें से 20% उसका होगा, ऐसे उसने बॉन्ड किया। उसने कमिट किया क्या? 20 राइट। तो उसने उस लेडीज ने बॉन्ड किया कि जितनी भी किताबें आपकी कंपनीज में बेची जाएगी मेरे स्टोरी से, उसमें से आपको 20% मुझे देना है। तो मान लीजिए एक कंपनी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें से 10,000 किताबें बेची गई, हर साल एक किताबें बेची जा रही है। तो 20%, 20 रुपया इंटू 10,000 कर लीजिए। तो पूरे वर्ल्ड में 10,000 लोग तो नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा लेंगे। मैंने जस्ट एग्जाम्पल बताया आपको कि 10,000 एक कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी होगी। तो अगर हम 10,000 इंटू 20 करें तो अराउंड 2 लाख हमें मिल जाएंगे। तो वुमन को मिल जाएगा जिसने किताब लिखी। लेकिन उसने जो किताब लिखी है हैरी पॉटर की सीरीज लिखी है, वो पूरे वर्ल्ड में उसके म्यूजियम भी है, उसकी पिक्चर भी है। तो म्यूजियम के पैसे अलग, किताब के अलग। राइट। और जो मूवीज बन रही है उसके अलग, को कमीशन मिल रहा है लाइफ टाइम। जितने दिन वो सीरीज बेची जाएगी, जितने दिन वो म्यूजियम चलेंगे, जितने दिन वो किताबें बेची जाएगी, उतने दिनों तक उसको लाइफ टाइम पैसा मिलेगा बिना काम किए। और अमीर लोगों ने या फिर बड़े लोगों ने हमें क्या कहा कि आप बिजनेस करो। बिजनेस करो मतलब क्या? अगर किसी को बोला गया कि तुम चाय की दुकान डालो और खुद काम करो, ओनर काम करो, तो हमेशा वो लाइफ टाइम काम करेगा। तो उसमें क्या है, हर हर कोई तो काम कर रहा है ना। तो वो दो लोगों को काम पे लगाते हैं और हम खुद काम करते हैं। इसलिए वो अमीर लोग अमीर होते हैं। तो उनकी कंसेप्ट क्या है, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। राइट। और जहाँ पर भी आपको काम करना है, आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, आपको तुरंत रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अपने घर में देखो कि अपने लायबिलिटीज कितनी है। आपको अभी एसेट तो पता चल गया, आपको क्या करना है, लायबिलिटीज कम करनी है और एसेट्स बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ाओगे? देखो बहुत सारे इनकम सोर्स है, रिसर्च करो। बहुत टाइम होता है अपने पास, आप यूट्यूब पर देख सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि हाउ टू अर्न मनी इंग्लिश में, या फिर घर बैठे पैसे कैसे कमाई, या फिर बहुत सारे लोगों के बिजनेस आइडियाज़ देखो, उनके पॉडकास्ट सुनो, उनकी लॉन्ग वीडियोज देखो, वहाँ पर आपको बहुत सारे बिजनेस की आइडियाज़ मिलेगी। अगर आप कहीं पर बाहर जा रहे हो तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, कोई अगर पाव वड़े का दुकान चला रहा है तो उसके आसपास कितने लोग खड़े हैं, और 1 घंटे में या फिर 10-15 मिनट में कितने लोग वो पाव वड़ा खा रहे हैं और कितना वो मार्जिन कमा रहा है, उसके साथ बातचीत करके पूछ सकते हो। या फिर जो करीबी दोस्त है जो बिजनेस करता है उनको पूछ के देख सकते हो वो कैसे कम ज़्यादा करता है।
वो आपको पता चलेगा, उससे आपको आइडियाज़ मिलेगी। ये मैं भी करता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ, तो आपको भी पूछना चाहिए, आपको बिजनेस की एक आइडिया मिल जाएगी। और देखो, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, अ, अगर आप बम्बई में गए, राइट, वहाँ पर सारे बिहारीज लोग हैं, यूपी वाले। तो महाराष्ट्रियन लोग को ज़्यादा ईगो है, को लगता है जॉब एक ऐसी लाइफ है जो सबसे बड़ी है। और यूपी में क्या हुआ है ना, कि यूपी में जॉब नहीं था, यूपी में कंपनीज नहीं है, यूपी में क्राइम ज़्यादा है, सबको पता है, यूपी में क्राइम ज़्यादा है, राइट, यूपी बिहार में क्राइम ज़्यादा है। उधर एमआईडीसी भी ज़्यादा आती नहीं है, बहुत रेयर है, इसलिए यूपी के लोग महाराष्ट्र में आते हैं, क्यों, काम करने के लिए। तो उनको पता है कि यहाँ पर अगर मैं काम करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। और इतनी दूर से आया हूँ, यूपी वाला बंदा सोच रहा होगा, इतनी दूर से आया हूँ तो मुझे 12 घंटे तो काम करना पड़ेगा, कंपनी वाले बोलेंगे, क्योंकि उसको ज़रूरत है। ठीक है। और अगर उसने कंपनी में नहीं काम किया तो वो क्या करेगा, खुद का धंधा डालेगा। जैसे कि बहुत सारे यूपी वाले क्या करते हैं, टायर पंक्चर का धंधा डालते हैं, फिर वड़ा पाव का धंधा डालता है मुंबई। तो इंडियन महाराष्ट्र लोगों को ज़्यादा ईगो था, तो पूरे मुंबई में सारे यूपी वाले भर गए, और सारे यूपी वालों ने पूरा बिजनेस पकड़ लिया। ने स्वीट्स डाली, किसी ने पॉपकॉर्न बेचे, किस, बहुत कुछ बिजनेस अभी मैं सोच भी नहीं सकता। अगर आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप यूट्यूब करके देख लो या फिर गूगल करो कि क्या कौन कौन से बिजनेस वो रोड साइड पे चलता है, राइट, चाइनीज शॉप कुछ भी हो सकता है। तो सारे बिजनेस यूपी वालों ने पकड़ लिए, और बाद में महाराष्ट्रियन लोग बोलने लगे कि ये सारे यूपी वाले मुंबई में आते हैं और हमारे यहाँ धंधा करते हैं और खुद का बिजनेस बढ़ाते हैं। तो हमारे लोगों को जलन होती है, राइट। अगर कोई आगे जा रहा है ना, तो वो खुद की गलती नहीं देखेंगे, वो दूसरों की गलती देखेंगे कि ये यूपी वाले की यहाँ काम नहीं है, इसलिए यहाँ हमारे यहाँ आते हैं और हमारी जॉब की अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखा। हमें जॉब पे ज़्यादा गर्व है, और बिजनेस पे हम रिस्क नहीं लेते, इसलिए हम पीछे हैं। इसलिए इस चीज़ का फायदा उनको हुआ। और अभी अभी हमारे महाराष्ट्रियन लोगों को पता चल रहा है कि बिजनेस क्यों करना है, लेकिन कैसे करना है वो नहीं पता। अभी कैसे करना है वो नहीं पता। अब ये आइडियाज़ कौन बताएगा आपको? किताबें पढ़ के समझ में आ सकता है, या फिर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप ऐसे लोगों में रहो। देखो, जैसे आपका ग्रुप रहेगा वैसे आप बनते जाओगे। अगर आपके सराउंडिंग में सारे लोग जॉब करने वाले, तो आप भी वैसा ही सोचोगे। अगर आपके घर में आपके दोस्त या फिर आपका परिवार कोई भी हो सकता है, वो बिजनेस कर रहे हैं और आपका उनके साथ कांटेक्ट हो रहा है, हर बार बातचीत होती है, तो आपका भी थोड़ा बहुत दिमाग चलेगा कि यार ये बिजनेस कर रहा है ना, तो एक काम करता हूँ, मैं भी बिजनेस करता हूँ। ठीक है। जिस जैसे लोगों में रहोगे वैसा बन पाओगे। देखो, एक मान लीजिए, जैसे जॉब वाला पर्सन है, अगर उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी भी जॉब करेगी, उसके दोस्त भी जॉब वाले रहेंगे, वो जॉब वाले दोस्तों के साथ ही घूमेगा। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके दोस्त भी बिजनेस वाले रहेंगे, वो बिजनेस वाले दोस्तों के साथ ही घूमेगा, कि वैसे ही बातचीत चलेगी, राइट। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे। तो ऑडियंस अलग अलग है, जैसे लोगों में रहोगे वैसे बन पाओगे। तो अभी आपको सोचना है कि कैसे दोस्त बनाने जहाँ पर आप ग्रोथ कर सको। अगर आपके सराउंडिंग में सारे लोग सिर्फ 10,000 कमा रहे हैं, आप भी 10,000 ही कमाओगे। अगर आपके सराउंडिंग में कोई लोग 1 लाख कमा रहे हैं तो आप भी 1 लाख ही कमाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी और उनकी सोच एक जैसी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों में रहो। ठीक है। कंपनी में देखो, किसी की 12,000 सैलरी है तो उसके दोस्त की भी 12,000 रहेगी ना। ऐसा नहीं कि कंपनी में उसके इसकी 12,000 है और इसकी 15,000 हो जाएगी, ऐसा नहीं होएगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो नेचर है ना सराउंडिंग का, वो वैसा है, सबको एक जैसा नेचर मिल रहा है, सराउंडिंग मिल रहा है। तो अगर आपको ग्रो करना लाइफ में, तो आप देखो कि आपका सराउंडिंग कैसा है। सराउंडिंग कैसा, सराउंडिंग में अगर आपके टॉप 5 पर्सन
5% अच्छे होंगे जो बिजनेस करते हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसा रहेगा। ठीक है। और सबसे पहले आपको लायबिलिटीज कम करनी पड़ेगी। देखो घर में कि हम खर्चे ज़्यादा कहाँ पर करते हैं। ईएमआई ज़्यादा पड़े हैं, अगर आपके ईएमआई है तो उसे क्लोज करो। अगर आप हर महीना कुछ महंगी चीज़ें लेते हैं तो उसे क्लोज करो, जो ज़रूरी है उसे लो। तो अमीर लोग होते हैं ना, वो स्टॉक्स में, बिजनेस में, बॉन्ड्स में, एसआईपी में, पे मतलब म्यूचुअल फंड में, राइट। फिर उसके बाद रियल एस्टेट में, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, ट्रेडिंग में। और कोई कर रहा है बिजनेस तो उनको गाइड करेंगे या फिर उनको हेल्प करेंगे कि तेरा जो बिजनेस होगा उसमें से आधा परसेंट मुझे दे, मैं तुझे पैसों की हेल्प करता हूँ। ये बहुत सारी जगह वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, और भी बहुत कुछ, तो वो अमीर बनते जाते हैं, राइट। तो हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी जहाँ पर हमारी लायबिलिटीज़ बढ़े। तो देखो लायबिलिटीज़ कितनी बड़ी है आपके। आपके घर में कोई ईएमआई चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब खत्म होगा। तो जो भी लायबिलिटीज चल रहे हैं ना उसको सबसे पहले कम करो, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़े अमाउंट में पैसा कमाना है तो। और अगर ग्रोथ नहीं करनी है तो लायबिलिटीज बढ़ाते जाओ। अभी कंसेप्ट बताए ना कि अगर किसी की 12,000 सैलरी है तो तुरंत आईफोन ले लेगा, आईफोन का बहुत क्रेज चल रहा है। अब आईफोन तो मैंने आपको कल बताया, तो इससे क्या हुआ, लायबिलिटीज बढ़ गई। अभी 12,000 से, तो मैंने बता दिया एग्जाम्पल, अभी मैं रिपीट नहीं करूँ। ठीक है। आप कल का लेक्चर देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा, जब आपको फ्री टाइम मिल जाए तब आप देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। रिस्क क्या होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज पता चल गया। तो पहले डिमांड एंड सप्लाई लेते हैं, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या होती है, देखो, डिमांड एंड सप्लाई, ये भी आप किताब में लिख सकते हो, नोटबुक में। क्या होता है डिमांड, क्या होता है सप्लाई। माउस से ड्राइंग कर रहा हूँ इसलिए मेरी हैंड राइटिंग खराब आती है। पास वो ड्राइंग टूल रहता है 5-6 हज़ार का, तो ड्राइंग अच्छी आती है। देखेंगे बाद में लेंगे तब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिमांड। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करूँगा, तो का आंसर आपको गूगल मीट के चैट बॉक्स में देना है। एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, ऑनियन, मराठी में क्या बोलेंगे, कांदा, राइट। अगर मान लीजिए कल सब लोगों ने क्या किया, ऑनियन की जो खेती है वो नहीं की। 1 लाख लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने ऑनियन की खेती की, और मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, और 10,000, एक 10 किलो कांदा है, ठीक है, 10 किलो ऑनियन है। तो आप मुझे बताइए, ये जो ऑनियन है, ये जो कांदा है, इसका भाव बढ़ेगा या नीचे गिरेगा। अगर लोग ज़्यादा है और इसमें इस साल ऑनियन की खेती ज़्यादा भी नहीं हुई, सिर्फ 10 किलो है और यहाँ पर 10,000 लोग हैं, तो मुझे बताइए कि ऑनियन का भाव, कांदा का भाव बढ़ेगा या नीचे गिरेगा। चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, पता है बढ़ेगा, क्योंकि लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है। अगर 10,000 लोगों के अंदर 10 किलो कांदा, तो कितना मिलेगा, कुछ नहीं ना, कांदा तो नहीं ले सकते कोई। तो इसलिए कांदा का भाव या ऑनियन का भाव बढ़ेगा, प्याज का भाव, राइट। तो इस वजह से इसे डिमांड कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्याज का भाव बढ़ गया, ऑनियन का भाव बढ़ गया। पिछले बार इस साल टोमेटो का भाव बढ़ा था ना, क्यों बढ़ा था, क्योंकि टोमेटो की खेती कम हुई थी शायद। प्रॉब्लम क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने न्यूज़ में देखा था और आपने भी देखा था, टोमेटो का भाव आसमान छू रहे थे, राइट। अभी इसके अपोजिट सप्लाई, मान लीजिए इस साल प्याज की खेती बहुत हो गई, इस बार 10,000 किलो हमारे पास प्याज है,
और लेने वाले सिर्फ 10 लोग। अब आप बताओ इसका भाव बढ़ेगा या नीचे गिरेगा चैट बॉक्स में? अगर 10,000 किलो प्याज है और लेने वाले सिर्फ 10 है, क्या होगा? भाव बढ़ेगा या नीचे गिरेगा? बता सकते हो? ने कमेंट नहीं किया। चीज होगा, कम होगा, राइट? देखो, आपको मेरे साथ कम्युनिकेट करना है ताकि ये चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाए। खाली बैठोगे और सिर्फ सुनोगे, आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं जाएगी। इसलिए मैं आपको बोलने को कहता हूँ। अगर आपने माइक ऑन किया तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जब आप खुद बात करोगे। अगर आप डरोगे तो पीछे ही रह जाओगे। कि जब मैंने स्टार्ट किया था, शुरू किया था, तो मुझे बात करनी नहीं आती थी। तब मैं एक लाइन बोलने के लिए या 2 वर्ड बोलने के लिए 2 मिनट लगाता था। फिर मैं इंस्टेंटली बोल देता हूँ। ठीक है? तो जो नई चीज़ होती है ना, उसमें गलतियाँ होती है और आप गलतियाँ करो। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या बताया गया? गलतियाँ मत करो। जो गलतियाँ नहीं करता वो आगे बढ़ता है। लेकिन बिजनेस में गलतियाँ होती है, इसलिए आदमी या फिर जो बिजनेस करने वाला है वो आगे बढ़ता है। तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है? तो आप गलतियाँ करो तब आगे बढ़ोगे। चलो, तो आपको पता चल गया क्या कि अगर प्याज ज़्यादा है 10,000 और लेने वाले सिर्फ 10%, तो इसका मतलब ऑनियन का भाव, प्याज का भाव नीचे गिरेगा। इसका मतलब सप्लाई बढ़ेगा। कोई भी चीज़ अगर दुनिया में ज़्यादा है तो उसका भाव कम हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर दुनिया में कम है तो उसका भाव बढ़ जाएगा। जैसे कि डायमंड। ठीक है? अभी जॉब की कैसी सिचुएशन हो चुकी है? जॉब की वैकेंसी है 100 और जॉब करने वाले हैं 10,000। 10,000 सैलरी कम मिल रही है। कैसे मिल रही है मैं बताता हूँ। देखो, जॉब करने वाले, जॉब की वैकेंसी 100 और 10,000 लोग हैं इंटरव्यू देने वाले। अगर इन 10,000 लोगों में से 100 लोगों ने इंटरव्यू दिया, जॉब जो जॉब का जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, पर्सन होता है, वो क्या बोलता है कि भाई 20 में काम करेगा। ये 100% बोलते हैं कि मैं 20 में नहीं काम करूँगा, मैं 25 में। तो ये 100 लोग रिजेक्ट। ये 10,000 में से और बंदे ना उनके पास। चलो एक काम करो, 100 को रिजेक्ट कर दो, आगे के 100 बुलाओ। अभी इनको पूछा जाएगा कि तुम 20 में काम करोगे? वो बोलेगा कि नहीं, मैं 21 में काम। इनको भी रिजेक्ट किया जाएगा। फिर आगे वाले होंगे, फिर वो 100 लोग होंगे, तो 20 में काम करोगे? तो बोलेंगे नहीं। ऐसे करते करते जो 20 में काम करने वाला है वो यहाँ से उठाए जाते और उनको सैलरी मिल जाती। और मान लीजिए कंपनीज में कहीं पर भी हो, अगर 100 वैकेंसी है तो काम करने वाले मतलब इंटरव्यू देने वाले सिर्फ 10 है। 10 के 10 लोगों ने वैकेंसी को रिजेक्ट कर दिया। तो ये कंपनी वाले क्या बोलेंगे पता है? कि चाहे तुम सैलरी ज़्यादा ले लो लेकिन मेरी कंपनी में आ जाओ। डिमांड ज़्यादा है ना, काम करने वाले कम है और यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है इसलिए। तो अभी स्टॉक मार्केट में 2 से 3% लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत डिमांड है, यहाँ पर बहुत पैसा है। तो जहाँ जो भीड़ कर रहे हैं ना, उनसे अलग करो। सबको लगता है सब जॉब 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 जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी करते रहते हैं। पूरी भीड़ करे और कुछ लोग भीड़ से अलग करते हैं, इसलिए वो ऊपर जाते हैं, आगे जाते हैं। सिंपल। तो भीड़ से अलग करेंगे वो आगे जाएंगे। भीड़ मत बनो, भीड़ से अलग करो। ठीक है? अभी आपको डिमांड एंड सप्लाई पता चल गया। फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज पता चल गया। ठीक है? कंपनी में भी एसेट्स लायबिलिटीज होते हैं। जैसे कि कंपनी के ऊपर लोन होता है तो कंपनी की लायबिलिटीज बढ़, और कंपनी के में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी के एसेट्स बढ़। कंपनी के पास 5 प्लांट है, इसका मतलब कंपनी के पास 5 एसेट्स है। ठीक है?
आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे हैंड रेस करके बताइए कि आपको सारी बातें अभी तक समझ में आ गई है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। ओके डन, वो समझ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिस्क क्या होते हैं? देखो, रिस्क का मतलब है धोखा। अभी सबको लगता है कि रिस्क है ना, सिर्फ बिजनेस में है, सिर्फ बिजनेस में रिस्क है। जॉब में तो रिस्क है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब में तो रिस्क है ही नहीं, प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब फिर बिजनेस। तो रिस्क हर जगह होती है, सिर्फ रिस्क कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती है। अभी धीरे धीरे इंडिया में प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र बस प्राइवेट कर दी, फिर उसके बाद रेलवे प्राइवेट कर दी, फिर उसके बाद एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए गए, राइट। फिर बीच बीच में कुछ आया था, तलाठी भर्ती प्राइवेट करने वाला था, उसकी न्यूज़ आई थी, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया, राइट। तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके पीछे कुछ रीज़न है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक एनालिसिस है लोगों का, कि अगर इंडिया में प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो इंडिया की ग्रोथ फास्ट हो सकती है। क्योंकि अगर प्राइवेट किया जाएगा तो लोगों को लगेगा कि जॉब या फिर कुछ भी धोखे में है, इसलिए रिस्क बढ़ जाएगी, तो लोग सीरियसली काम करेंगे। और कंडीशन कैसे कि गवर्नमेंट जॉब कुछ भी होता है ना, तो लोगों को सेफ्टी लगती है कि चलो जॉब से कोई नहीं निकालेगा, राइट। सेफ्टी की वजह से काम थोड़ा स्लो हो जाता है। आपको तो पता है गवर्नमेंट काम कितने स्लो होते हैं। अगर आपने आज एप्लीकेशन डलवाया कोई भी, आपको बहुत दिन लग जाते हैं, राइट। तो ये गवर्नमेंट में जो काम होता है ना स्लो होता है, प्राइवेटाइजेशन में फास्ट होता है। इसलिए इंडियंस जो सरकार होती है का मानना है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करें तो ग्रोथ जल्दी हो सकती है। तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। चलो हम अपने रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं कि रिस्क क्या होता है। तो रिस्क सब सब जगह है। घर में हर हर किसी के घर में सब्जी बनती है, खाना बनता है, सिलेंडर होता है, ठीक है। खाना बना रहे हो तो गलती से पाइप लीक हो गया किसी के घर का, रिस्क बढ़ गया। मान लीजिए कौन कोई खाना बना रहा है और खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया गलती से, तो रिस्क बढ़ गया। रिस्क है ना। रिस्क कब बढ़ेगा? अगर घर में कोई छोटी बच्ची है उसको खाना सिखाना है, तो फर्स्ट डे से उसके लिए वो रिस्की है। फर्स्ट डे से उसके लिए रिस्की, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, कितनी सब्जी काटनी है, कितना तेल डालना है, उसको पता नहीं। इसलिए उसका के लिए वो खाना बनाना रिस्की है। लेकिन उसको गाइड करने वाला कोई तो है ना, उसकी माँ है, मम्मी है, पापा है, कोई भी है, तो वो गाइड करते कि बेटा नमक कितना डाल, मिर्ची 2 चम्मच डाल, तेल 4 चम्मच डाल, और गैस को थोड़ा कम रख, आधे घंटे में तेरा खाना बन जाएगा। तो ये प्रोसेस बन गई। क्या हुआ? रिस्क कम हुई। लेकिन रिस्क कैसे कैलकुलेटेड है? आपको पता है कि घर में 4 पर्सन है, को 4 पर्सन के लिए कितना खाना लगेगा, और कितना मिर्ची डालनी है, कितना तेल डालना है, आपको पता है, आपने रिस्क कैलकुलेट किया है। अगर आपको पता नहीं है तो आप घर में 4 पर्सन का खाना बना रहे हो, पर कल के लिए आपको 100 पर्सन का खाना बनाने के लिए बोला ना, तो आपका कैलकुलेशन हिल जाएगा। आप तो बोलोगे कि अरे घर में तो मैं, आप मुझे बोलोगे कि मैं हर रोज़ 4 पर्सन का काम कर लेती हूँ या फिर कर लेता हूँ, तो मैं 100 का कैलकुलेशन मुझे नहीं आएगा, राइट। क्योंकि आपको इसके का हिसाब किताब नहीं पता, लेकिन 4 पर्सन का पता है। तो रिस्क कैलकुलेट की जा सकती है। रिस्क कम नहीं हो सकती या फिर जीरो नहीं हो सकती। यहाँ पर भी रिस्क है, यहाँ पर भी रिस्क है। कभी कभी सब्जी भी घर में खाना बनाया जाता है ना, कभी नमक भी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, राइट। कभी सब्जी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। आप सिर्फ एक प्रेडिक्शन लगाते हो कि हाँ घर में इतने पर्सन है, इतना खाना लगेगा, तो आपका हर रोज़ की वो प्रैक्टिस है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपको अगर एक आदत लग गई और आप हर रोज़ काम करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना रिस्क लेना है, कितना पैसा लगाना है और कितना लॉस लेना है, यहाँ पर कितना लॉस होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप स्टॉक मार्केट में
कभी भी लॉस नहीं करोगे। एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ। अगर मैं बहुत लेट लेता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज पहले ले लूँ, ताकि आपको आपके मन में से एक डर निकल जाए। सबके पास कॉइन है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, कुछ भी। नोटबुक है, ये तो हैंड रेस करके बताइए। एक कॉइन लीजिए और मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूँ। सबको आवाज़ आ रही होगी ना? अगर आवाज़ बीच में अटक गई तो मुझे बता देना कि सर आवाज़ अटक गई है, तो मुझे फिर से बताइए। ठीक है? हैंड रेस। सबके पास कॉइन है ना? तो अभी आपको क्या करना है? नोटबुक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक एक कॉलम बनाना है खड़ा। ठीक है? तो आपको एक तो हेड सेलेक्ट करना है, एक तो टेल सेलेक्ट करना है। मराठी में क्या बोलते हैं? छापा और काटा, राइट? तो आप पकड़ लीजिए कि आपको छापा चाहिए हर बार या फिर काटा चाहिए। मान लीजिए मुझे काटा चाहिए, तो अगर आप काटा सेलेक्ट करो या फिर टेल सेलेक्ट करो, ठीक है, 3 रुपये सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके अगेंस्ट अगर आपके चला गया तो आप 1 रुपया माइनस कर लीजिए। मान लीजिए मेरा इस बार टेल आया तो मैंने 3 रुपये लिखा, और मेरा इस बार हेड आया तो मैंने -1 लिखा। फिर हेड आया, फिर -1 लिखा। टेल आया, 3 लिखा। हेड आया, -1 लिखा। टेल आया, 3 लिखा। ऐसा आपको 10 बार करना है। करिए और मुझे बताइए, तब मैं आपको एक्सप्लेन। 10 बार करना है आपको। 3, 1, 3, 1, 3, जो भी होगा वो 10 बार करना है। तो मुझे बताना है कि कितनी बार 3 आया 10 में से, और कितनी बार 1 आया 10 में से, 10 टॉस में से। टॉस करना है आपको 10 बार। टॉस करो। किया? आप कमेंट में मुझे बताइए कि कितनी बार आपका वो हेड या टेल आया, कितनी बार 3 आया, मतलब कितनी बार 1 आया। ये गायत्री मैम का हेड 4 बार आया और टेल 6 बार आया। तो आप मुझे एक बार बता दीजिए गायत्री मैम कि जो आपने हेड अपना सेलेक्ट किया था खुद के लिए या फिर टेल सेलेक्ट किया था? टेल सेलेक्ट किया था, मतलब टेल आपका 6 बार आया, मतलब 3, 6। और हेड आपका कितने बार आया? 4 बार, राइट? मतलब 4 रुपये अपना लॉस हुआ आपका। और ये ना, तो ये कितना हुआ? अभी ये 18 है ना? आपने 10 दिन में काम किया, और इसमें आपके आप 4 बार गलत हो गए, और 6 बार आप राइट हो, राइट? 4 बार गलत हुए इसलिए आपके 4 रुपये गए, और आप 6 बार राइट थे इसलिए आपको 3 रुपये मिले हर एक टॉस के पीछे। तब आपका कितना हुआ? 18 रुपये। तो 18 - 4, आपको टोटल प्रॉफिट हुआ 14 रुपीज़। यही आपको करना है, लॉस कम लेना है और प्रॉफिट बढ़ा लेना है स्टॉक मार्केट। आप कभी भी लॉस में नहीं जाओ। लोगों की गलती क्या होती है? लोग 25,000, 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख लॉस लेते हैं, और जिस दिन हमें प्रॉफिट आता है 5,000, उसमें खुश हो जाते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा ना कि लॉस बड़ा हुआ। ये रिस्क मैनेजमेंट के। हाँ, हाँ, हरा आया क्या कैलकुलेशन?
कैलकुलेशन है कि आपको ट्रेडिंग में हमेशा लॉसेस कम लेने हैं, छोटे लेने हैं, और प्रॉफिट बड़े लेने हैं। और जब आप ये रिस्क मैनेज करना सीख जाओगे तब आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो सबसे पहले लर्निंग करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट समझना है, कितना रिस्क लेना है। अगर आपने 1 रुपये का लॉस लिया तो आपको 3 रुपये का प्रॉफिट निकालना है। अगर आप 1 रुपये का लॉस लोगे, 1 रुपये का प्रॉफिट लोगे, तो गैम्बलिंग हो जाएगी। अभी मैं आपको गैम्बलिंग बताता हूँ रिस्क का, ठीक है। अभी मैं पूरा रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, रमी सबको पता है, अभी रमी का ऐप चल रहा है, जंगली क्या बोलते हो, ऐड आती है, जंगली रमी पे आओ ना महाराज। आपने ऐड देखी होगी यूट्यूब पर, बहुत जगह आ रही है। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उससे प्रमोट कर रहे हैं। तो वहाँ पर वही जीतेंगे जिन्होंने ऐप बनाई है, क्योंकि जो मैथ का कैलकुलेशन है ना उनके फेवर में है। एप्लीकेशन अपने हाथ में है, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में है जिन्होंने एप्लीकेशन बनवाया है, राइट। तो देखो, अगर हम रमी का गेम समझेंगे कैसे, देखो, अगर जो लोग रमी खेलते हैं तो उनका कैलकुलेशन कैसा, अगर वो 10 दिन रमी खेलेंगे, 10 दिन, ठीक है, 10 दिन अगर वो रमी खेल रहे हैं, मान लीजिए वो 100 रुपये लगा रहे हैं, तो वहाँ पर विनिंग चांसेस कितना है पता है आपको, सिर्फ 50-50, 50 अपना विनिंग चांसेस है। 100 रुपये आ सकते हैं या फिर जा सकते हैं, ये विनिंग रेशो है। तो मान लीजिए उसने 10 दिन काम किया, तो 10 दिन उनको प्रॉफिट हुआ, 10 दिन नहीं, 5 दिन, 10 में से 5 दिन उनको प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, 500 रुपया, ठीक है। और अगले 5 दिन उनको 100 रुपये लॉस हुआ। रमी में कैसा होता है, एक तो आप 100 रुपये जीतोगे या तो हारोगे। तो उनमें से 5 दिन उनको लॉस हुआ, तो पाँच 5 दिन 500 रुपया, और 5 दिन 500 रुपया लॉस, तो कितने बचे अपने हाथ में, 0 रुपीज़, राइट। लेकिन अगर रमी को किसी को पता होता कि रिस्क मैनेज करके चले, तो वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता। देखो, वही रूल, वही फंडा, 10 दिन हमें रमी खेलनी है, ठीक है। लेकिन उसमें रमी में हमें रिस्क मैनेजमेंट ऐड करनी है। कैसे, 100 रुपये का ट्रेड करना है, कर रहा है ना वो रमी में, अगर उसको लॉस हुआ तो 30 रुपये का, प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपये का। अगर 10 में से उसको 5 दिन लॉस हुआ, कितने का लॉस होगा, 30 रुपये का, क्योंकि हर दिन उसको 30 रुपये लॉस करना है। तो कितना हुआ, 150 रुपया। और 5 दिन को 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो कितना हुआ, 500 रुपया। तो 500 से 150 रुपया माइनस कर लो, कितना बचा, 350 रुपये। अगर किसी रमी खेलने वाले को पता होता तरह से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, तो वो रमी वाला पर्सन भी हर बार प्रॉफिट होता। लेकिन वो ये रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं है, इसलिए वो हमेशा लॉस में रहते। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। यस, इस तरह से अगर आपने ट्रेडिंग किया तो आपको प्रॉफिट होगा। देखो, ट्रेडिंग में दो ही चीज़ें, तो आपको प्रॉफिट होगा, एक तो लॉस होगा, ये दो ही चीज़ें के अपोजिट में कुछ भी नहीं है। देखो, आपने अगर ट्रेड किया होगा पता होगा, अगर आप बिगिनर हो तो आपको बाद में पता ही चलेगा। एंट्री लेने के बाद एक तो आपको प्रॉफिट होगा, एक तो लॉस होगा, दोनों आपके हाथ में। आपको कितना प्रॉफिट लेना है, आपको कितना लॉस लेना है। और रमे में ऐसा है क्या, आपके हाथ में नहीं है, सब नसीब है। वो बोलता है ना, नसीब का गेम है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में नसीब वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर सारी रिस्क मैनेजमेंट है, सारी मेहनत है हमारी। जो समझ गया रिस्क मैनेजमेंट, उसको हमेशा स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होगा। तो आप सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट समझो कि हमें कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है। अगर आपको ये समझ में आ गया, तब आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और मैं आपको बता देता हूँ, अराउंड में जितने भी लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, उनमें से 97% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। ये गारंटी है, हर कोई लॉस करता है।
ठीक है, उनमें से सिर्फ 3% ही प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि उनको रिस्क मैनेजमेंट पता है, ट्रेडिंग सेटअप पता है, उनका एक्सपीरियंस उनके पास है, बहुत सारी चीज़ें। इन वजह से वो 3% लोग प्रॉफिटेबल। और जो भी लोग आपको बोलते हैं ना मैं प्रॉफिटेबल हूँ, वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। 97% लोग लॉस में रहते हैं। तो आपको ये समझना है। तो ये समझने के लिए आपको खुद पहले स्टॉक मार्केट समझना होगा, सीखना पड़ेगा, फिर आपको बाद में खुद खुद पता चलेगा कि ये कौन लोग लॉस में है, कौन लोग प्रॉफिट में है, और आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ठीक है। और स्कैम से बचना है। यूट्यूब पर आपको वीडियोस देखेंगे कि ये मेरा ट्रेड चला, यहाँ पर बाय करना था, यहाँ पर सेल करना था, फिर इतना प्रॉफिट हुआ, फिर इतना नीचे गिरा, यहाँ पर लिया होता तो इतना प्रॉफिट होता था। इसे कहते हैं फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बोलते हैं ना कि अगर मैं यहाँ पर लेता और यहाँ पर बेचता तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता। तो जो हो गया है उसके ऊपर सोचना, उससे कहते हैं फोमो। कि अरे मैं अगर 5 साल अगर मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर देता, राइट, तो मेरे 10 लाख के 70 लाख हो जाते, एग्जाम्पल के लिए। ये फोमो कहते हैं, जो आप सोचते हो। तो फोमो में कभी भी मत रहो। ट्रेडिंग में आपको स्टार्टिंग में फोमो होगा। जब आप ट्रेड लोगे ना, तो आपको अगर 400 रुपये प्रॉफिट हुआ ना 10-15 दिन के बाद, और वो स्टॉक थोड़ा ऊपर चला गया ना, और 700 चला गया, जहाँ पर आपको 700 रुपये प्रॉफिट होने वाला था, 400 पे लिया आपने, 700 पे बेच आपको नहीं, 300 पे लिया आपने, 400 पे बेचा। बाद में आपको लगेगा कि अरे यार मैंने और होल्ड किया होता तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता। नहीं, जो ऊपर का है ना वो फोमो है, वो आपका नहीं था। तो वहाँ पर आपने 400 रुपये कट किया ना, 400 रुपये प्रॉफिट निकाल के, वो आपका रियल प्रॉफिट था। के ऊपर जितना गया ना मार्केट, तो सब फोमो था। अब यहाँ पर लोग एंट्री लेते हैं, यहाँ पर सेलिंग में भी प्रॉफिट होता है, बहुत से लोगों को पता होगा। वो मेरा टॉपिक उसका एक घंटे का सेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिन में जब हम टेक्निकल पार्ट कवर करेंगे तब। ठीक है। तो जब मार्केट गिरता है तभी प्रॉफिट होता है, राइट। तो किसी बंदे ने यहाँ पर सेल किया और यहाँ तक मार्केट गिरा, यहाँ पर उसको 200 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो उसने यहाँ पर 200 रुपये प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ से मार्केट और नीचे गिरा, और यहाँ पर उसको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला था। बाद में वो चार्ट देखता है कि अरे यार मैं अगर यहाँ पर एग्जिट नहीं करता तो मुझे 1000 रुपये प्रॉफिट होता। ये फोमो कहते हैं। ये फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फोमो का फुल फॉर्म है, फियर फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फोमो में मत रहो, स्टॉक मार्केट में फोमो होता है, इसे अवॉइड करो। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, यस और नो? हैंड रेस करके बताइए। गायत्री मैम का 350, राइट। राइट। होता तो इतना हो जाता, ऐसा नहीं होता। और अपॉर्चुनिटी आपको हर बार मिलती है। तो यहाँ पर मैंने ना 2 लॉट लिए, लगभग 4000 के आसपास लॉस चल रहा है। तो बड़ा लॉस है 2 लॉट पे। कोई बात नहीं, होल्डिंग किया है तो ये ऊपर जाएगा। ये मैंने होल्ड करके रखा है, ट्विन ट्रेड चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में डर लगता था, अभी कोई दिक्कत नहीं। जब आप एक्सपीरियंस करोगे आपका इमोशन न्यूट्रल हो जाएगा। चलो, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे बताइए। ये आप मुझे एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज का आपको टॉपिक समझ में आ गया, लेकिन इसमें कौन सा टॉपिक था जो आपको समझ में नहीं आया या फिर टिपिकल गया? स्टॉक मार्केट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सबसे पहले बिजनेस माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, फिर उसके बाद हम स्टॉक मार्केट कर सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट अच्छा रहा ना, तो हाँ, माइंडसेट से एक बात मुझे याद आई। अभी पहले दिन माइंडसेट पे ही काम किया, दूसरे दिन भी माइंडसेट पे ही काम कर रहे हैं ना हम। तो देखो, एक अमीर आदमी को, एक अमीर आदमी जो करोड़पति है, वो खुद का बिजनेस है, राइट। अगर
फिर आदमी का बिजनेस का बिजनेस हम छीन ले मेरे वाले पर्सन का, और उसके पास 1 रुपया भी ना छोड़े, 1 रुपया भी ना छोड़े, का पूरा बिजनेस सब कुछ लॉस में चला गया, तो उसके पास 1 रुपया की चवन्नी भी नहीं है, तो भी वो खुद का बिजनेस फिर से नए से खड़ा कर देगा। क्यों पता है? क्योंकि उसने एक बार बिजनेस खड़ा किया था, का माइंडसेट डेवलप हो चुका, राइट। तो एक केबीसी में एक पर्सन था, है ना, वो 7,000 की लॉटरी लग गई थी, 7,000 करोड़ की, 7 करोड़ ना, 7,000 करोड़ ज़्यादा होते हैं, 7 करोड़ की लॉटरी लगी। तो 7 करोड़ में वो बहुत आगे बढ़ चला जाता, लेकिन अगर आप उसे गूगल करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा आज वो फिर से गरीब बन चुका है, उसके पास अभी 7 करोड़ नहीं है। तो आप बोलोगे कि अरे 7 करोड़ में तो मैं पूरी अपनी लाइफ गुजार लेता, फिर भी मेरे पास पैसे बचते, लेकिन उसके पास अभी 7 करोड़ नहीं है, तो वो आज भी मजदूरी करता है। आप यूट्यूब पर या फिर गूगल करके देख सकते हो, क्योंकि उसके पास 7 करोड़ कमाने का माइंडसेट नहीं था, मतलब बचाने का या फिर 7 करोड़ को इन्वेस्ट करने का माइंडसेट नहीं था। लेकिन हम जिससे अमीर पर्सन था ना, तो अगर हम पैसे ले लेते तो वो कमा लेता, क्योंकि उसके पास माइंडसेट है। आपका माइंडसेट सबसे पहले बेस्ट होना चाहिए। अगर माइंडसेट डेवलप हो चुका होगा, तब अगर आप गरीब फिर से बन भी गए, तो फिर भी आप खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। का एम्पायर या फिर खुद का बिजनेस खड़ा करने से पहले माइंडसेट होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले माइंडसेट के बारे में ही बताता हूँ। चलो आप सबसे पहले माइंडसेट डेवलप करो, हम आगे बढ़ेंगे स्टॉक। आपने क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या काम है क्वेश्चन पूछ? अगर मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस फॉलो करूँगा मेरे, तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मैं आधे घंटे में सेशन क्लोज कर दूँ। मुझे लगता है कि आप सीरियसली स्टॉक मार्केट के बारे में सीखो, से रिजल्ट लाओ। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, आपका माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ है। आपको क्वेश्चंस करने हैं, ना क्वेश्चंस करोगे ना ग्रो करोगे। आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ, क्या आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं कब आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँ। चलिए क्वेश्चन पूछिए, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन आपको आए होंगे, पता नहीं आप शर्मा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपसे छोटा हूँ, तो कोई डरने की बात ही नहीं। से भी, फिर से भी पूछा, कोई क्वेश्चन नहीं। आज का आपको सब समझने, डन। तब आपको क्वेश्चन कुछ नहीं, जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। एसेट्स, लायबिलिटीज, रिस्क, सब टॉपिक कवर किए ना। तो ये स्टॉक मार्केट में होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नीचे गिरा है ना, सप्लाई है, क्यों गिरा? यहाँ पर सप्लाई बढ़ चुका था। यहाँ पर क्यों ऊपर बढ़ा? यहाँ पर डिमांड बढ़ चुका था, क्योंकि यहाँ पर जो भाव था ना, और राइट साइड में आप 70,000 के आसपास ये भाव था, ये ऊपर चला गया, पर सस्ते में मिल रहा था, तो यहाँ पर डिमांड थी, यहाँ पर सस्ते में मिल रहा था, यहाँ पर डिमांड थी, और यहाँ तक बेच दिया लोगों ने, फिर नीचे गिरा था। ये सप्लाई डिमांड है, इसलिए मैं आपको सप्लाई और डिमांड सिखा रहा हूँ। यहाँ पर सप्लाई बढ़ा इसलिए मार्केट नीचे गिरा, और डिमांड बढ़ा इसलिए मार्केट ऊपर गया। कहीं पर भी देखो, देखो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर डिमांड बढ़ी थी, यहाँ पर सस्ते में मिल रहा था 62,000 में, यहाँ पर 70,000 में चला गया। ये डिमांड, ये वाला डिमांड, ऊपर वाला सप्लाई, सप्लाई वाला ये डिमांड वाला, इसलिए मैं आपको सप्लाई डिमांड रिस्क समझा रहा था, फिर जो भी है काम में आएगा अभी।
सारे टॉपिक आपको मैंने कवर कर दिए। और ये लेक्चर आप रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप यूट्यूब पर भी इसे फिर से देख सकते हो। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आपको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे अपलोड कराओ तो आप आज सेशन ज्वाइन नहीं करोगे, यूट्यूब पे देख लोगे। यूट्यूब पे आपका फोकस नहीं रहेगा ज़्यादा। वहाँ पर देखने के बाद वहाँ पर फिर से देखिए, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। यूट्यूब पे आप अटेंशन नहीं दोगे, यहाँ पर आपका अटेंशन है कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। लाइव में वर्चुअल में थोड़ा फ़र्क है। तो वहाँ पर आपको कोई अटेंशन देने के लिए कोई बोलने वाला नहीं कि चलो यहाँ पर फोकस, राइट। टॉपिक सगड़े समझ लेते, ठीक है। तो कल के टॉपिक में हम आगे स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है, वो समझेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट पूरा कवर हो चुका है। साइकोलॉजी हमें कवर करनी है, बीच बीच में साइकोलॉजी चलती रहेगी, स्टॉक मार्केट टेक्निकल चलेगा, फिर चलेगा। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट्स हर सेशन में चलता रहेगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि आज साइकोलॉजी का पार्ट लेंगे तो उस दिन साइकोलॉजी लेंगे, जब हमें लगेगा कि टेक्निकल लेना है तो उस दिन टेक्निकल लेंगे। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है, हमें आराम से करना है, इंजॉय करके स्टॉक मार्केट सीखना है। ठीक है, कैंडल्स कैसे होते हैं, क्यों बनती है, वो सब सीखेंगे। का मैंने क्या बोलते हैं उसको, इस भी डाउनलोड करके आएगा ना तब, जिस मैंने डाउनलोड करके कुछ। ये देखो, डायबिटीज वर्सेस 2015 में रेंज रोवर बेस कॉस्ट 55,000 एंड 1200 मंथ। मनी गोज आउट, गाड़ी में पैसा जा रहा है। ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, कॉस्ट 90,000, कम $800 पर मंथ। मनी कम्स इन, यहाँ पर पैसे आ रहा है। पर इमेज पर लाइबिलिटीज, लग्जरी कार बेस कॉस्ट $100, कौन है, $100, राइट। पेमेंट $1,500 पर मंथ देना है। यहाँ पर रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट किया, बेस कॉस्ट $150, राइट, 1.5 लाख। यहाँ पर इनकम $800 पर मंथ। स्टेबल एसेट, यहाँ पर आपको फिक्स इनकम मिलेगी। यहाँ पर आप इसे रेंट पे दे सकते हो ना। बहुत सारे एग्जाम्पल। खुद के एसेट बढ़ाओ, लाइबिलिटीज नहीं। फिर आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और एसेट लाइबिलिटीज के बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, वीडियोज देखते हैं। एसेट्स पुट्स मनी इन योर पॉकेट, मतलब जो होते हैं अपने जेब में पैसे भरते हैं, एंड लाइबिलिटीज टेक मनी फ्रॉम योर पॉकेट। लाइबिलिटीज हमारे जेब से पैसे लेते हैं। लाइबिलिटीज कम करो, बढ़ाओ। यहाँ पर भी वही दिखाया गया। वेबसाइट जनरेट मनी फॉर यू। अगर अगर आपने वेबसाइट डेवलप की है तो आपको ना कुछ प्रॉफिट देगा। अगर आपने गाड़ी ली तो आपके पेट्रोल का खर्चा, चलाने का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ पर नो प्रॉफिट, यहाँ पर मंथली प्रॉफिट। देखो ये मैट्रिक्स लाइक, यहाँ पर हमें कंट्रोल किया जा रहा है, ओनर है ऊपर, और ये हमें काम किया, हम काम कर रहे हैं। ये ऑटोमेशन कहते हैं। ये हम आगे नहीं बढ़ पाते, ट्रैप में फंसे। ये देखो सोशल मीडिया, ये देखो ये पर्सन है जिनको काम पे लगाया जा रहा है। ग्रेजुएट की टोपी है, आपको डिग्री मिल चुकी है, और ऐसे इस तरह से आपको काम करना है। तो जॉब से लोग अमीर नहीं बने, बिजनेस से बने। ये देखो ये ओनर है जिन्होंने सब लोगों को काम पे लगा के रखा। ये बैठे बैठे लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर काम कर रहे हैं पैसों के लिए। तो चूहा, सारा सामान उसका, ये पैसों के नीचे दबा। दिस वे, ये वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था। ये देखो ये साइकिल लाइफ स्टाइल है हमारी, सब दिखाया मैंने कल। चलो, आई होप कि आपको आज के सेशन में ये सारी चीज़ें, सारी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी इश्यूज होते होंगे तो मुझे मैसेज या कॉल करके पूछा तो बहुत बढ़िया रहेगा।
साथ शेयर होगा। आज के दिन बस इतना ही, और आते हैं कल के सेशन में सब एग्जिट कर सकते हैं। गुड नाइट सबको। Good night all.